बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो द रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेज एक्ट 1939 पर मुश्तमिल होगा। इस एक्ट का हम एक छोटा सा तारफी जो है वो लेक्चर आज देखेंगे। इस एक्ट के बारे में जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो हम इसमें देख रहे हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, ये एक्ट है क्या चीज़, ये असल में खुला है। हम देखते हैं, हम सबको पता है कि अगर मुस्लिम घराना है और उसमें शादी को मुनक़ता करना है या शादी के ताल्लुक़ को ख़त्म करना है, तो जो मर्द के पास यानी शोहर के पास राइट है वो तलाक़ का राइट होता है, जबकि औरत के पास जो राइट है वो जो लीगल राइट औरत इस्तेमाल करके अपनी शादी को ख़त्म कर सकती है, उस राइट को जो है खुला का नाम दिया गया। और ये एक्ट असल में औरत को वो तमाम ग्राउंड्स फराहम करता है जिन ग्राउंड्स के ऊपर एक औरत जो है वो अदालत में जाके खुला क्लेम कर सकती है। फिर दूसरी बात यह है कि जो तलाक होती है वो मर्द अपनी आज़ाद मर्जी से दे सकता है। मर्द इंडिपेंडेंट है और उसको किसी इदारे की ज़रूरत नहीं है, वो जब चाहे तलाक दे सकता है। लेकिन खुला के केस में औरत जिस बीवी ने खुला क्लेम करनी है वो अपनी आज़ाद मर्जी से खुद ही नहीं ले सकती, बल्कि उसको अपना ये राइट इन्फोर्स करवाने के लिए और अपनी शादी का ताल्लुक़ को ख़त्म करने के लिए अदालत की तरफ रुजू करना पड़ेगी। तो ये एक्ट वो तमाम ग्राउंड्स फराहम करता है जिन ग्राउंड्स के ऊपर जो है एक औरत अदालत में जाके अपनी खुला क्लेम कर सकती है और अपनी शादी की जो ताल्लुक़ है उसको ख़त्म कर सकती है कानूनी तौर पे। इस एक्ट के बारे में दो अहम चीज़ें हैं या जो दो इसके मकासद हैं। एक तो ये है, ये एक्ट उन तमाम प्रोविजंस को कंसोलिडेट कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, जो प्रोविजंस या जो कानूनी निकात, उन तमाम कानूनी निकात को इकट्ठा कर रहा है और मज़ीद क्लियर कर रहा है जो नकात या जो ग्राउंड्स एक औरत लेके अपनी शादी को जिन ग्राउंड्स के ऊपर एक औरत खुला ले सकती है, क्लेम करती है। और दूसरा इस एक्ट का जो है वो मकसद है वो ये है कि ये एक्ट वाज़ह करता है कि अगर एक मुसलमान औरत जो कि एक शादी के ताल्लुक़ में ज़वाजी ताल्लुक़ में बंधी हुई है, शादी के रिश्ते में, अगर वो दौरान शादी एक मुस्लिम औरत अपने मज़हब से कन्वर्ट हो जाती है, रिनंसिएट कर जाती है या मुर्तद हो जाती है, तो उस सूरत में उसका मुर्तद होने का उसकी शादी के ऊपर लीगली क्या असर होगा। तो हम देखते हैं इस चैप्टर का जो है, इस एक्ट का पहला सेक्शन जो है वो एज यूजुअल जैसा कि बाकी तमाम एक्ट्स का होता है, इसकी टाइटलमेंट और फिर दूसरा जो इसकी एक्सटेंट पे है। तो इसके पहले सेक्शन के मुताबिक जो है इस एक्ट का नाम द रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेज एक्ट 1939 होगा और इसकी एक्सटेंशन जो है वो पूरे पाकिस्तान में होगी, अप्लाई होगा ये। सेक्शन 2 जो है ये बहुत अहम है और यही सेक्शन जो है वो ग्राउंड्स देता है जिन ग्राउंड्स के ऊपर एक औरत खुला क्लेम कर सकती है। इसमें तकरीबन 16-17 ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स के ऊपर, जिन बुनियादों पे औरत जो है अदालत की तरफ रुजू करती है और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को, अपने शादी के ताल्लुक़ को, इस वेड लॉक को ख़त्म करवाने का राइट रखती है। याद रहे कि ये जो ग्राउंड्स है इनके ऊपर अदालत पाबंद है कि उस औरत को खुला की डिग्री जारी की जाएगी और उसकी शादी को डेजोल्यूट किया जाएगा। तो इसमें जो पहली ग्राउंड दी गई है वो ये है कि अगर एक बीवी है तो उसका शोहर 4 सालों से लापता है, उसके वेयर अबाउट्स का कोई पता नहीं है, वो कहाँ है, जिंदा है, मुर्दा है, क्या कर रहा है, तो ऐसी सूरत में औरत इस चीज़ को ग्राउंड बना के अपनी खुला क्लेम कर सकती है। फिर इसमें जो दूसरा अहम जो ग्राउंड दी गई है वो ये है कि अगर एक औरत है और उसका शोहर जो है वो 2 सालों से उसको मेंटेनेंस नहीं दे रहा, खर्चा नानो नफका नहीं प्रोवाइड कर रहा अपनी बीवी को, तो इस सूरत में औरत जो है वो खुला क्लेम कर सकती है। फिर तीसरी ग्राउंड इसमें ये आती है कि अगर एक आदमी मुसलमान मर्द जो मुसलमान शोहर है वो अपनी बीवी की मौजूदगी में और उसकी इजाज़त के बगैर आगे कोई दूसरी या तीसरी शादी कर रहा है, अगर 2 बीवियाँ तो तीसरी कर रहा है, 3 है तो चौथी कर रहा है बगैर इजाज़त के इन बीवियों की, तो ऐसी सूरत में ये सेक्शन 6 है वेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 6 जो है वो पाबंद करता है एक मुसलमान मर्द को, शोहर को, कि वो अपनी बीवी की शादी के बगैर जो है इजाज़त के बगैर, बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत में अगर एक शोहर अपनी बीवी की इजाज़त के बगैर और सेक्शन 6 का जो पूरा प्रोसीजर है उसको अप्लाई किए बगैर, यूनियन काउंसिल की इजाज़त के बगैर आगे शादी करता है, तो इस सूरत में औरत इसको ग्राउंड बना सकती है और अदालत में अपनी खुला क्लेम कर सकती है।
फिर इसके बाद जो चौथी ग्राउंड आती है जो ये एक्ट फराहम करता है एक औरत को, वो ये है कि अगर एक शख्स जो है, एक शोहर जो है, वो 3 सालों तक अपनी मैरिटल ओब्लिगेशन पूरी नहीं कर रहा, मतलब अपने अज़वाजी मामलात हैं, अपनी बीवी की जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा, तो इस सूरत में पांचवी ग्राउंड जो है वो ये है कि अगर एक शख्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, मतलब नामर्द है, वो सेक्सुअली अपने रिलेशंस को कायम नहीं रख सकता, तो इस सूरत में वो शादी के वक्त से लेकर अभी तक उसकी इम्पोर्टेंसी चलती आ रही है, तो इस सूरत में भी जो है एक औरत मुसलमान बीवी जो अदालत में जाके खुला क्लेम कर सकती है। फिर ये है कि 7 साल पर छठी जो ग्राउंड है वो ये है कि अगर 7 साल या 7 साल से ज़्यादा एक शोहर को सज़ा हो चुकी है, जेल हो चुकी है 7 साल के लिए या 7 साल से ज़्यादा, तो इस सूरत में जो है वो बीवी खुला क्लेम कर सकती है। फिर इसमें 8वीं जो ग्राउंड आती है वो ये है कि अगर एक शोहर जो है वो वेनिरल डिसीज़ में मुब्तला है। वेनिरल डिसीज़ से मुराद एक ऐसी वो बीमारी जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती है, एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होती है, तो सेक्सुअल रिलेशन कायम करने की सूरत में, तो इस सूरत में जो है औरत आगे खुला दायर कर सकती है कि अगर उसका शोहर वेनरल डिसीज में मुब्तला है, या फिर कोढ़ के मगज लिपोरेसी की बीमारी में मुब्तला है, या फिर ऐसा शख्स कोई शोहर जो 2 साल तक के अरसे से इंसेन है, ज़हनी तौर पे वो ठीक नहीं है, उसकी नफ्सियाती तौर पे वो ठीक नहीं है, तो ऐसी सूरत में भी जो औरत जो है वो इस को बुनियाद बना के खुला क्लेम कर सकती है। फिर जो 9वीं इसमें ग्राउंड आती है जो ये एक्ट का सेक्शन 2 हमें प्रोवाइड करता है, वो 9th ग्राउंड ये है कि अगर एक मर्द अपनी बीवी के ऊपर लियान जिसको हम बोलते हैं, यानी कि एक शादीशुदा मर्द शोहर अपनी बीवी पे जिना का इल्ज़ाम लगाता है और बीवी उस इल्ज़ाम को मानती नहीं है, तो इस सूरत में औरत जो है इस चीज़ को लियान की ग्राउंड पे जो है अपनी खुला क्लेम कर सकती है। फिर ये इसमें 10वीं ग्राउंड जो प्रोवाइड की गई है वो ये है कि अगर एक लड़की जो है उसको 16 साल में या 16 साल से पहले उसकी शादी की गई है, तो वो 18 साल की उम्र अटेन करने से पहले पहले इस ग्राउंड के ऊपर के उसकी शादी जो है वो एज ऑफ प्यूबर्टी से पहले और माइनर एज में की गई थी, तो वो अपनी खुला क्लेम कर सकती है। 11वीं ग्राउंड जो इस एक्ट के सेक्शन 2 ने प्रोवाइड की है वो ये है कि अगर शोहर अपनी बीवी पर तशद्दुद करता है, क्रुएल्टी, उसकी तरफ बीवी के साथ उसका रवैया ठीक नहीं है, तो इस सूरत में जो है वो बीवी अदालत में खुला क्लेम कर सकती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि शोहर जो है वो जिस्मानी तौर पे टॉर्चर कर रहा हो, बल्कि अगर एक शख्स अपनी बीवी को ज़हनी तौर पे भी परेशान कर रहा है, नफ्सियाती तौर पे उसको टॉर्चर कर रहा है, तो औरत उसमें खुला क्लेम कर सकती है। 12वीं जो ग्राउंड दी गई है इस सेक्शन 2 के तहत वो ये है कि अगर एक शोहर जो है वो किसी बद किरदार औरत के साथ अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी औरत जो कि बद किरदार हो उसके साथ मुंसलिक है, तो ऐसी सूरत में जो एक मुसलमान बीवी है वो अपनी खुला क्लेम कर सकती है अदालत में, या वो अपनी बीवी को इन्फोर्स कर रहा है, मजबूर कर रहा है कि वो कोई इमोरल एक्ट करे, कोई गैर इखलाकी काम करे, तो इस सूरत में ये 13वीं ग्राउंड है जो कि सेक्शन 2 प्रोवाइड करता है। फिर 14वीं ग्राउंड जो है वो ये है कि अगर एक शादीशुदा मर्द या एक शोहर जो है वो अपनी बीवी की प्रॉपर्टी को उसकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल करे, उसको आगे कहीं ट्रांसफ़र कर दे, या अपनी बीवी को उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो उसके लीगल राइट्स हैं बीवी के अपनी प्रॉपर्टी पे, ज़ाती प्रॉपर्टी पे, उसको उसके लीगल राइट्स जो है वो इस्तेमाल ना करना दे, तो इस सूरत में भी जो है वो औरत अपनी खुला क्लेम कर सकती है अदालत में। फिर इसके बाद जो 16वीं ग्राउंड आती है वो ये है कि अगर एक शोहर अपनी बीवी को उसके अकीदे के मुताबिक, जो उसकी अकीदा है उसके मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारने दे, उसको उसकी मजहबी इबादत उसके अपने तरीके से ना करने दे, तो इस सूरत में भी जो है औरत खुला क्लेम कर सकती है। और फिर इसमें जो 17वीं ग्राउंड दी गई है वो ये है कि अगर एक औरत, एक शख्स जो कि एक से ज़्यादा बीवियां रखता है, 2 या 3 या 4, तो अगर वो उन बीवियों के दरमियान तवाज़ुन बरकरार ना रख सके, अल्लाह की हदूद के मुताबिक, अल्लाह और कुरान और सुन्ना के हुक्म के मुताबिक इनमें इंसाफ ना कर सके, तो इस बुनियाद पे भी जो है वो औरत अदालत में जाकर खुला क्लेम कर सकती है।
और फिर जो इसमें 18वीं ग्राउंड दी गई है वो तो एक बहुत वसी है। वो कहा गया कि अगर इन तमाम ग्राउंड्स के अलावा कोई भी ऐसी ग्राउंड हो जिसके ऊपर एक औरत अदालत में जाए और अदालत समझती है कि ये एक वैलिड ग्राउंड है मुस्लिम लॉज के तहत, तो उस ग्राउंड के ऊपर भी औरत को खुला दी जाएगी। तो ये है सेक्शन 2 जो कि वो तमाम ग्राउंड्स 18-19 ग्राउंड्स प्रोवाइड कर रहा है जिनके ऊपर एक औरत अदालत में जाके अपनी शादी मुनक़ता करवा सकती है, अपनी मैरिज को ख़त्म करवा सकती है। उसके बाद जो सेक्शन 3 है इस एक्ट का वो है कि अगर वो जो हमने शुरू में एक पढ़ी थी कि अगर एक ऐसी सिचुएशन के जब एक शोहर जो है वो 4 सालों से उसके वेयर अबाउट्स का नहीं पता, वो गुम है उसका या लापता है, उसका नहीं पता कि वो जिंदा भी है या मरा हुआ है या किस जगह पे है, मौजूद भी है कि नहीं, तो ऐसी सूरत में अगर औरत खुला क्लेम करती है तो सेक्शन 3 उसका प्रोसीजर देता है कि क्या प्रोसीजर होगा। उसका प्रोसीजर ये होगा सेक्शन 3 के मुताबिक कि ऐसे शोहर के जो लीगल हेयर्स हैं उन लीगल हेयर्स को उसके वारसान को औरत अपने खुला के दावे के अंदर, जो दावा औरत करेगी अदालत के अंदर, उस खुला के दावे में औरत अपने गुमशुदा लापता शोहर के वारसान को मेंशन करेगी, उनका नाम लिखेगी और उसके अलावा नाम के अलावा उनके एड्रेस लिखेगी। अदालत इन ऐसे शोहर को जो लापता है 4 सालों से उसके जो वारसान है उनको बुलाएगी अदालत में और उनको सुनेगी। ये था सेक्शन 3। फिर इस एक्ट का जो सेक्शन 4 है, हमने देखा कि इस एक्ट के 2 अहम मकासद थे। एक तो हमने देखा कि वो कौन कौन सी ग्राउंड्स है जिसके ऊपर एक औरत खुला क्लेम कर सकती है, जबकि इसका दूसरा जो हमने मकसद देखा था वो ये था कि एक औरत अगर मुसलमान औरत शादी के दौरान मुर्तद हो जाती है, इस्लाम से फिर जाती है, कोई और मजहब अपना लेती है, तो इस सूरत में उसकी शादी के ऊपर क्या असर आएगा। तो सेक्शन 4 द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 का सेक्शन 4 हमें ये बताता है कि अगर एक मुसलमान औरत दौरान शादी अपने इस्लाम मज़हब से फिर जाती है, मुर्तद हो जाती है, कोई और मज़हब कबूल कर लेती है, तो उसका ये मज़हब बदलना या मुर्तद होना बराह रास्त उसकी शादी को ख़त्म नहीं करेगा। उसकी शादी इट सेल्फ डिजॉल्व नहीं होगी, बल्कि मुर्तद होने के बाद, रिनंसिएट होने के बाद, कन्वर्ट होने के बाद इस्लाम से उसके पास ये एक राइट है इस सेक्शन 4 के तहत कि वो अगर चाहे औरत तो अदालत में खुला का केस दायर कर सकती है कि मैंने अब अपना मज़हब या अपना दीन बदल लिया है, मज़हब बदल लिया, तो मुझे इस शख्स से कि जो मैरिटल अफिलिएशन है उससे आज़ाद किया जाए। तो सेक्शन 4 जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। फिर सेक्शन 5 जो है इस एक्ट का वो ये बताता है कि अगर वो औरत के तमाम राइट्स को प्रिजर्व कर रहा है कि अगर एक ऐसी औरत जिसके पास डावर का राइट है या कोई भी ऐसे राइट्स जो इस एक्ट के तहत के अलावा मुस्लिम लॉज के तहत उस औरत को मिले हैं, ये एक्ट उनमें से किसी भी राइट को जो है वो ख़त्म नहीं करेगा। उसके डावर के और वो तमाम राइट्स जो मुस्लिम लॉज के तहत उसके पास हैं, ऐसी औरत के पास, वो मौजूद रहेंगे। ये थे इसके पॉइंट। सेक्शन गो के ये सेक्शन इसके सिर्फ 5 हैं, तादाद में बहुत कम है। ये 2 पेजेस का एक्ट है, लेकिन इस एक्ट की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। जब इन प्रैक्टिस एक नौजवान यंग लॉयर्स जब अदालत में जाते हैं तो जो सबसे पहले केसेस हैं वो ये फैमिली लॉज के केसेस ही हैं जो यंग लॉयर्स जो हैं हैंडल करते हैं और ये आसानी के साथ उनको वो इससे आगे सीखने का अमल उनका शुरू होता है। जो सेक्शन 6 है वो रिपील हो चुका है, लिहाजा इसके 5 ही सेक्शन है।